नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। यह हमारी जितनी कक्षाएं हो रही हैं यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे पीसीएस की परीक्षा हो गई, आरओ एआरओ की परीक्षा हो गई, साथ ही साथ इस समय पीजीटी जिसे प्रवक्ता कहते हैं उस विषय के लिए जो हमारा सिविक्स है, नागरिक शास्त्र, उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी कक्षा है। उसके बाद जितने भी जो सामान्य अध्ययन वाले प्रश्न पत्र होते हैं, विषय होते हैं, उनमें यह हमारा नागरिक शास्त्र या जिसे भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं, इंडियन पॉलिटी, यह महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। अर्थात परीक्षा में प्रश्न पत्रों को जब आप देखेंगे तो ये जो अंक चल रहा है मूल अधिकार वाला, इससे 2 से 3 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। हम मूल अधिकार को पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं हमने पहली कक्षा में बताया। जो हमारे नए अभ्यर्थी पाठक हैं उनके लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि मूल अधिकार ऐसे मूलभूत अधिकार होते हैं जो भारतीय नागरिकों के जीवन को उत्थानित करने का काम करते हैं, जीवन को आगे ले जाने के लिए। यह मूलभूत जो चीज़ें आवश्यकताएं होनी चाहिए उसको मूलभूत अधिकार में हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। प्रश्न ये आता है कि ये मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार यह किस अनुच्छेद में है, तो यह इसके लिए हमारे संविधान में भाग 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से लेकर यह 35 तक में इसको डिराइव किया गया है। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो 7वां हमारा मूल अधिकार था, उसको अनुच्छेद 300 में हस्तांतरित करके मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार के रूप में उसको दर्जा दे दिया गया। अब 6 मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा मूल अधिकार है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। आज जिस अधिकार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24। उसके बाद चौथे प्रकार का हमारा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। इस 4 अनुच्छेदों में इसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी हमारे जो अधिकार होते हैं वो 2 अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 इससे संबंधित है। और जो इस समय छठा हमारा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। हमने समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक को बहुत विस्तृत अध्ययन में हम पढ़े। उसके बाद दूसरा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार को भी हमने अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में पढ़ा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनका निलंबन कैसे होता है, उनको प्रतिबंधित कैसे किया जाता है। अनुच्छेद 20, 21, 22 को भी हमने पढ़ा। आज का जो हमारा अंक है तीसरे प्रकार का अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 की हम बात करेंगे। आइए देखते हैं शोषण से आप क्या समझते हैं। मतलब व्यक्ति को अपनी गरिमा के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति को उसके गरिमा के खिलाफ अगर कोई उससे कार्य करवाया जाता है तो वह एक प्रकार का शोषण है। या दूसरे शब्दों में ये हम कहें कि ऐसा कार्य जो विधि द्वारा अनुचित है वो सब शोषण के दायरे में आता है। आइए इसको देखते हैं। हमारा जो अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम आदि का प्रतिषेध करता है। पहले ये हमारा तीसरा जो अनुच्छेद है, तीसरे प्रकार का शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24 2 अनुच्छेद है। इसमें इसके बारे में हम तीसरे प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। जो हमारा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमें शोषित किया जा रहा है तो हमें संविधान के द्वारा कौन कौन से अधिकार मिले हैं। 2 अनुच्छेद हैं जिसमें हमारे अधिकारों की चर्चा की गई है। पहला अनुच्छेद 23, दूसरा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम आदि का प्रतिषेध, मतलब मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। मानव में स्त्री और पुरुष दोनों का समाहन होता है। मानव में स्त्री और पुरुष दोनों का समाहन होता है। तो मानव दुर्व्यापार मतलब मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, मानव को बेचा नहीं जाएगा।
व्यापार बेचना या उनको ऐसे तरीके से काम पर नहीं लगाया जाएगा कि जैसे वो अपनी गरिमा, जीने के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी समानता के अधिकार से वंचित रह जाएं। तो हमारा ये अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम आदि का प्रतिषेध करता है। अब ये मानव दुर्व्यापार में क्या क्या और बलात् श्रम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? दास प्रथा, दास प्रथा नहीं होगा, बेगार अथवा बलात् श्रम नहीं होगा, मनुष्यों को वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, स्त्रियों तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार नहीं होगा। ये मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम, मतलब इसमें किस किस प्रकार के श्रम आएंगे? दास प्रथा, दास प्रथा को प्रतिबंधित किया जाएगा। यह कानूनी और दंडनीय अपराध है दास प्रथा। उसके बाद बेगार अथवा बलात् श्रम, मतलब किसी को दबाव में डालकर उससे श्रम नहीं करवाया जाएगा, कार्य नहीं करवाया जाएगा, दास प्रथा का उन्मूलन किया जाएगा। मनुष्यों को वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, मनुष्यों को वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, स्त्रियों तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार नहीं होगा। उसके बाद बधुआ मजदूरी आदि, इस प्रकार की जितनी कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। अगर ऐसा करवाया जा रहा है तो व्यक्ति इसके खिलाफ, इन मूल अधिकारों के खिलाफ उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकता है अपने मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए। इसकी भी बात हमारे मूल अधिकार में की गई है अनुच्छेद 32 में, उसको भी बारी बारी से पढ़ेंगे। आशय क्या है? यह मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम आदि का प्रतिषेध। इससे आशय क्या है? मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम प्रतिबंधित हैं। हमारे संविधान ने मानव दुर्व्यापार मतलब मनुष्य का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय करने को प्रतिबंधित किया है, बेगार श्रम को प्रतिबंधित किया है, बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया है तथा इसका उल्लंघन जिसको देखिए, हमारा कानून ये कहता है कि जिस चीज़ को प्रतिबंधित किया गया है उसको अगर व्यक्ति लाता है, उसको कार्य रूप में लाता है या उस पर उसको करता है तो यह एक दंडनीय अपराध होता है। दंडनीय अपराध है, कानूनी अधिकार है, तो यह दंडनीय अपराध होगा। परंतु यदि अब चूँकि हमारी जो व्यवस्था है वो संसदीय संप्रभुता की नहीं है, संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित और चलाया जाता है, इसलिए जितने भी हमारे अधिकार हैं उन पर कुछ प्रतिबंध भी आरोपित है। वैसे ही अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, इस पर भी आरोप प्रतिबंधित किया जाता है। जैसे दास प्रथा हो गया, मानव का दुर्व्यापार हो गया, बच्चों और स्त्रियों का अनैतिक व्यापार नहीं किया जाएगा, मनुष्यों को वस्तुओं की भांति नहीं बेचा जाएगा, ये सब तो प्रतिबंधित है। लेकिन यदि राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है तो वह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं होगा। जैसे अब समझिए, बच्चे जो पढ़ते हैं 6 से 14 वर्ष तक के, तो विद्यालय में श्रम के लिए या साफ सफाई कैसे होती है इसको जानने के लिए अगर कुछ विद्यालय के द्वारा कुछ कार्य करवाया जाता है तो वह बलात् अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं है। ऐसे ही अगर कोई ऐसा कार्य जो सार्वजनिक हित के लिए हो, ऐसा अगर करने के लिए राज्य कहता है, राज्य के द्वारा ऐसी विधि बनाकर उसको किए जाने का निर्णय लिया जाता है तो वो भी अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं होगा। यह अनुच्छेद 23 है, मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम आदि का प्रतिषेध, दास प्रथा नहीं होगी, बेगार अथवा बलात् श्रम का प्रतिषेध होगा, मनुष्यों को वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, स्त्रियों तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार नहीं होगा, बधुआ मजदूरी आदि इन सब चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। अब अनुच्छेद 23 का आशय क्या है? आशय ये है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम प्रतिबंधित है, सीधे प्रतिबंधित है तथा इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है मतलब हमारे आईपीसी में इस अपराध को करने के लिए जो दंड का प्रावधान हमारी आईपीसी में किया गया है, हमारी दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता में इस अपराध के लिए क्या क्या सज़ा है, क्या क्या दंड है, उसका प्रावधान है।
परंतु यदि राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई अनिवार्य सेवा आरोपित की जाए तो यह उपरोक्त अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, बशर्ते उल्लंघन नहीं होगा, बशर्ते। लेकिन इसमें भी बात है कि धर्म, प्रजाति, जाति अथवा वर्ग या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव न किया जाए। ऐसा न हो कि राज्य किसी सार्वजनिक सेवा के नाम पर, सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक कार्य के नाम पर किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी लिंग विशेष, किसी पंथ विशेष को इससे छूट दे दे या उसी को इस कार्य के लिए चिन्हित कर दे, ऐसा प्रतिबंधित है। हमारा संविधान अनुच्छेद 23 के तहत हमें जो मूल अधिकार दे रहा है वो 23 हमारा ये कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम आदि का प्रतिषेध करता है। लेकिन राज्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए, सार्वजनिक कार्यों के लिए यदि अनिवार्य समझता है तो कुछ कार्यों को आरोपित कर सकता है नागरिकों के ऊपर। यह हमारे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वह जो हमारा कार्य का आरोपण हो, कार्य हमको जो दिया जाए, वह किसी जाति, धर्म, पंथ, लिंग, जन्म, लिंग आदि के आधार पर उसमें भेदभाव न किया गया हो। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के कार्य करने पर प्रतिबंध। ऐसे कार्यों में बालकों के कार्य करने को प्रतिबंधित किया गया है जिनसे उनका जीवन असहज हो जाता है। देखिए, यह अनुच्छेद हमारा क्या कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में, खान में या अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। निरपेक्ष अधिकार मतलब ऐसा अधिकार जिस पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं है। अनुच्छेद 23 यह क्या है? यह निरपेक्ष अधिकार नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 24 क्या है? निरपेक्ष अधिकार है। अनुच्छेद 23 में जो है आपका मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, इसका प्रतिषेध है। लेकिन राज्य कानून बनाकर किसी सार्वजनिक सेवाओं, किसी कार्यों के लिए ऐसा विधि बना सकता है, ऐसा कार्य करवा सकता है, बशर्ते उसमें जाति, धर्म के नाम पर भेदभाव न हो। यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन यह हमारा अनुच्छेद जो 23 है वह एक निरपेक्ष अधिकार है, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित नहीं है। किसी भी अवस्था में हम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में, खान में या ऐसे खतरनाक कार्यों में नहीं लगाएंगे। इसको प्रतिबंधित किया गया है हमारे अनुच्छेद 24 के द्वारा। यह हमारा निरपेक्ष अधिकार है जिस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता है। यह जो हमारा अधिकार है राज्य एवं व्यक्ति दोनों के खिलाफ है। अगर राज्य ऐसा करता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या अनुच्छेद 226 के तहत जिस राज्य में रहता है उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उच्च न्यायालय में अपने मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए जा सकता है। व्यक्ति एवं राज्य दोनों के खिलाफ मतलब अगर कोई व्यक्ति उसे दबावपूर्वक ऐसा कार्य करवाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी जा सकता है। अगर राज्य द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो राज्य के खिलाफ भी वह जा सकता है। यह हमारे दो अनुच्छेद हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिलाने में आता है। अनुच्छेद 24 यह कहता है कारखानों आदि में बालकों के कार्य करने पर प्रतिबंध। कारखानों आदि में बालकों के कार्य करने पर प्रतिबंध यह एक निरपेक्ष अधिकार है जिस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता है। यह व्यक्ति एवं राज्य दोनों के विरुद्ध है। पूछेगा कि अनुच्छेद 24 व्यक्ति के विरुद्ध है या राज्य के विरुद्ध है, तो यह व्यक्ति एवं राज्य दोनों के विरुद्ध है। हमारा जो मौलिक अधिकार ही है वह राज्य के विरुद्ध अधिकार है। मतलब राज्य के खिलाफ, राज्य अगर हमें हमारे मूल अधिकारों को रोकता है, कम करता है और या मूल अधिकारों का संरक्षण नहीं देता है जो हमें मिले हैं, तो हम राज्य के खिलाफ न्यायपालिका में जा सकते हैं। तो पूरा हमारा जो मूल अधिकार है वो 6 अधिकार है, चाहे वो समता हो, स्वतंत्रता हो, शोषण के विरुद्ध हो, धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो, या जो हमारा अधिकार है ये 6 अधिकार, 6 प्रकार के जो अधिकार दिए हैं वो हमारे अधिकार राज्य के खिलाफ ही है, राज्य के विरोध में ही है। लेकिन ये हमारा अनुच्छेद 24
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, फैक्ट्री या खतरनाक कार्यों में लगाने का प्रतिषेध यह एक निरपेक्ष अधिकार है और व्यक्ति एवं राज्य दोनों के खिलाफ है, दोनों के विरुद्ध में है। लेकिन अनुच्छेद 24 को संसद विधि निर्मित करके लागू कर सकती है। अगर यह अनुच्छेद 24 कहीं लागू नहीं हो रहा है किसी क्षेत्र विशेष में, तो हमारी संसद से आशय लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सम्मेलन से हैं, तो हमारी संसद विधि बनाकर ऐसे कानूनों को, अनुच्छेद 24 को लागू कर सकती है। आज के हम इस अंक में, थोड़ा छोटा अंक था, तीसरे प्रकार का जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके बारे में बात किए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 हमारा कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बलात्, श्रम आदि का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 14 हमारा कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के कार्य करने पर रोक या प्रतिबंध। तो हमारा जो अनुच्छेद 24 है यह व्यक्ति एवं राज्य दोनों के खिलाफ है, निरपेक्ष अधिकार है। अनुच्छेद कक्षा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। आपको बताते यह खुशी हो रही है कि आप लोगों के सहयोग से YouTube द्वारा हमें ज्वाइन का बटन दिया गया है। ज्वाइन का बटन करके आप हमारे निकटतम मेंबर बन सकते हैं। जो हमारे मेंबर होंगे उनके लिए अलग से बेहतरीन वीडियो क्लासेस उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी बेहतरीन है, उनके मन मुताबिक जैसा वो कहेंगे उनके मन मुताबिक अलग से वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। आने वाले सितंबर से 2023 PCS की जो हमारी प्री परीक्षा होगी उसके लिए प्री और मेंस के लिए एक नया बैच, ऑनलाइन बैच प्रारंभ किया जाएगा इस संस्थान के द्वारा 3 या 4 सितंबर से। आप सितंबर के महीने में चाहें तो वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप का कुछ चार्ज है, वो ज्वाइन करके आप जितने हमारे मेंबर रहेंगे वो हमारे साथ साथ PCS की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।